Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of Developmental Biology or Endocrinology, I am going to deliver my talk on menstrual cycle. It is a very important topic, and this topic was requested by thousands of students from India and abroad area also. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि जानते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं, इन मैमल्स के अंडाशय में निरंतर एक साइकिल चलती रहती है। तो जितने भी प्राइमेट्स हैं, उनके अंदर जो ओवेरियन साइकिल होती है, उसको तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। और प्राइमेट के अलावा जितने भी मैमल्स हैं, उसमें होने वाली ये साइकिल ईस्ट्रस साइकिल के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के दो वीडियो वैसे बनेंगे। एक वीडियो प्राइमेट साइकिल के ऊपर, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा वीडियो नॉन प्राइमेट साइकिल या जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब हालांकि दोनों साइकिल में अंडाशय में जो फिनोमिनन है वो एक जैसा ही होता है। दोनों में प्रोलिफरेटिव फेज होती है, यानी फॉलिकुलर फेज होती है, दोनों में ल्यूटेल फेज होती है। हाँ, इसका ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अब जितने भी प्राइमेट्स हैं उसके अंदर जैसे लंगूर है, लाल मुंह वाले बंदर है, चिंपैंजी है, औरंगुटैन है, गिब्बन्स है, गोरिल्ला है, अपने मनुष्य है, इन सभी के अंदर ये साइकिल पाई जाती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। और प्राइमेट के अलावा जितने भी और स्तनधारी है, जिसमें गाय है, घोड़े हैं, भैंस है, गिलहरी है, और जितने भी खच्चर है, ऊँट है, इनके बॉडी में जो साइकिल होती है उसको ईस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब इस साइकिल की डिटेल में डिस्कस करूं, उससे पहले अंडाशय के अंदर क्या क्या परिघटनाएं होती है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। अब एम्ब्रियोलॉजी में जैसे oogenesis के दौरान मैंने बताया था कि oogenesis का जो प्रोसेस है वो ओवम के प्रोडक्शन से संबंधित है। और अंडाशय के अंदर प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होती है। इन प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रेगनेंसी के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है। तो oogenesis जो होता है वो बेसिकली 3 पदों में संपन्न होता है: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में तो क्या होगा कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो होती है उसमें डिवीजन जैसे हो जाएंगे, माइटोसिस हो जाएगा। अब इन माइटोसिस से जो सेल्स बनेगी उसमें एक सेल तो प्राइमरी ओगोनिया में कन्वर्ट होती है, और बाकी की जो सेल होती है वो या तो नर्स सेल में कन्वर्ट हो जाती है, या फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, या कई बार दोनों की फॉर्मेशंस होती है। तो यहाँ पर अपने मैमल्स के केस में मल्टीप्लिकेशन के दौरान प्राइमरी ओगोनिया बनेगा और बाकी की जो है फॉलिकल सेल्स बनती है, और ये फॉलिकल सेल्स से डेवलपिंग ओगोनिया को चारों ओर से घेर लेती है। तो यहाँ पर ये जैसे प्रिमोर्डियल जर्म सेल है सबसे पहले, और प्रिमोर्डियल जर्म सेल से क्या होगा, जब गर्भावस्था में लड़की का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके अंडाशय के अंदर ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल से आकर स्थापित हो जाती है, और इन कोशिकाओं में मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो उसके अंदर ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स बन जाएंगे, और उसके बाद में ये डिवीजन जो होता है वो 10-12 साल तक रुक जाता है। जब लड़कियों में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का सिक्रीशन जब स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आगे का डेवलपमेंट है वो फिर प्रोसीड होता है। तो यहाँ पर सक्सेसिव क्रम में ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। तो ये सबसे पहले जैसे प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि अंडाशय की एक तरह की जर्म सेल्स हैं जिससे ओवम की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होती है ये अपने चारों ओर से ग्रेनुलोशक कोशिकाओं के द्वारा घिर जाता है। इस फिगर में आप देख रहे हो जो व्हाइट लाइन है, ये तो जैसे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी सेल्स की, और इसके चारों तरफ जो रेड सर्किल में जो सेल्स दिखाई है ये एक्चुअल में ग्रेनुलोस कोशिकाएं होती है। अब इन ग्रेनुलोस कोशिकाओं में और रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो ग्रेनुलोसा लेयर है, ये सिंगल लेयर है, सिंगल कोशिकाओं की एक लेयर है। लेकिन जब इसमें डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ग्रेनुलोसा के 2 आवरण यहाँ पर बन जाएंगे।
अब ये सिंगल लेयर वाली जो स्ट्रक्चर है ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल के नाम से जानी जाती है। जब ग्रेनुलोसा के 2 लेयर बन जाती है, 2 आवरण बन जाते हैं, तब इसको प्राइमरी फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होती है, इससे एक केमिकल सिक्रीट होता है OMIF। OMIF का फुल फॉर्म क्या होगा? ओवेरियन मैच्योरेशन इनहिबिटिंग फैक्टर्स। यानी ये जो फैक्टर है ये इस oogenesis के प्रोसेस को रोक देता है, oogenesis के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। क्योंकि लेडीज़ में अपने बॉडी में जो oogenesis का जो प्रोसेस है उसकी ग्रोथ फेज बहुत लंबी होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो ग्रोथ फेज छोटी होती है, लेकिन oogenesis में ग्रोथ फेज अपने ह्यूमन के केस में देखें तो ये 10 साल से लेके 45 साल तक हो सकती है। अब एक सेल का डिवीजन जब इतने लंबे समय तक अरेस्ट हो जाता है, रुक जाता है, तो उसका साइटोप्लाज्म पुराना होता जाता है, और ये पुराना साइटोप्लाज्म जो होता है ये केंद्रक में जीन की फंक्शनिंग को प्रभावित करता है। इसलिए ओल्ड एज में प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं उसके अंदर सिंड्रोम होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, जिसमें जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटेव सिंड्रोम है, सैकड़ों तरह के सिंड्रोम्स हैं। और ये सिंड्रोम कब होंगे? जब ओल्ड एज के अंदर प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर ओवम में जो साइटोप्लाज्म है वो पुराना हो गया है, और आजकल न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म के द्वारा प्रभावित होता है। और इसका एक टॉपिक हमारे कोर्स में भी है, जैसे न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शंस, तो वो फिनोमिनन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब क्या होगा? ये जो प्राइमरी फॉलिकल जो है, इस प्राइमरी फॉलिकल में इन ग्रेनुलोसा कोशिकाओं के चारों ओर एक सेल का आवरण और एक्यूमुलेट हो जाता है, कोशिकाएं एकत्रित हो जाती है, जिसको मैंने यहाँ पर येलो कलर में इंडिकेट किया है। व्हाइट कलर में सेल मेम्ब्रेन होगी, रेड कलर के अंदर ग्रेनुलोसा कोशिकाएं होगी, और ये येलो कलर में जो लेयर मैंने दिखाई है, बाउंड्री दिखाई है, ये थीका लेयर्स है। अब यहाँ पर ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जो होती है, इसमें क्या होगा कि फ्लूइड का सिक्रेशंस होता है, ये हार्मोन्स का भी सिक्रेशंस करती है, और आगे चलेंगे तो ये प्राइमरी फॉलिकल ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा फिर टर्सरी फॉलिकल्स में, और टर्सरी फॉलिकल जब बनेगा उसमें क्या होगा कि थीका लेयर जो होती है, थीका लेयर 2 कवरिंग में 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। सबसे बाहर का जो आवरण है ये तो थीका एक्सटर्ना के नाम से जाना जाएगा, और भीतरी जो लेयर है ये थीका इंटरना के नाम से जानी जाती है। और थीका इंटरना जो होती है ये एक्चुअल में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव करती है, क्योंकि अंडाशय के अंदर ओवेरियन साइकिल की जो स्टार्टिंग फेज होती है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा है, और बाद की जो स्टेज होती है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा है। तो इस जैसे फ्लो चार्ट में आप देख रहे हो, स्टार्टिंग के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसकी मात्रा प्रोजेस्टेरोन से ज़्यादा है, और लास्ट की फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा एस्ट्रोजन से ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जो होती है, इनसे जब फ्लूइड सिक्रीट होगा, इस फ्लूइड को लिक्वर फॉलिकुलाई के नाम से जाना जाता है। ये लिक्वर फॉलिकुलाई क्या होगा? इन कोशिकाओं के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान के अंदर ये लिक्वर फॉलिकुलाई एकत्रित होने लग जाता है। अब जो जो ये लिक्वर फॉलिकुलाई एकत्रित होगा, इस इंटरसेलुलर स्पेस की साइज बढ़ती जाती है। तो जो जो साइज बढ़ती है इसके अंदर ये एक स्पेशल कैविटी डेवलप हो जाती है, जिसको एंट्रम के नाम से जाना जाता है। इस एंट्रम के अंदर लिक्वर फॉलिकुलाई भरा हुआ है, और इस फॉलिकुलर फ्लूइड के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा प्रेजेंट है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। अब ये टर्सरी फॉलिकल ये फिर कन्वर्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल्स में। तो यहाँ पर जो ग्रेफी जो नाम है ग्रेफियन, ये एक्चुअल में लेडी साइंटिस्ट है, ग्रेफी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उस लेडी साइंटिस्ट के सम्मान में इस रचना का नाम ग्रेफियन फॉलिकल या ग्रेफियन पुटिका रखा है। अब ये एक फुली मैच्योर्ड स्ट्रक्चर्स है जिसको ग्रेफियन पुटिका या ग्रेफियन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। और इस लेयर में आप देख रहे हो सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना है, इसके नीचे थीका इंटरना है, एंट्रम जो कैविटी है इसकी साइज इसमें बढ़ती जाती है, और लिक्वर फॉलिकुलाई की मात्रा इसके अंदर एकत्रित हो जाती है। अब ये जो डेवलपिंग स्टेज है ये
प्राइमरी oocyte भी हो सकता है, सेकेंडरी oocyte भी हो सकता है। और इसके चारों ओर की जो लेयर होती है, इसमें प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाहर जो लेयर है, ये एक्चुअल में जोना पैलुसिडा की लेयर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जोना पैलुसिडा। और जोना पैलुसिडा के बाहर जो लेयर होती है वो कोरोना रेडिएटा के नाम से जानी जाती है। कोरोना रेडिएटा के बाहर जो लेयर होती है वो क्यूमुलस लेयर के नाम से जानी जाती है। अब इस प्राइमरी oocyte और ये थीका इंटरना, इसके बीच में ये डिस्क के समान रचना है। ये डिस्क के समान रचना जो होती है ये डिस्कस प्रोलिजिरस के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी डिप्लॉइड है, लेकिन ये जो डेवलपिंग ओवम जो होगा ये हैप्लॉइड स्टेज में आ जाएगा। इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी। अब ये ग्रेफिन फॉलिकल जब फुली डेवलप्ड हो जाएगा, फुली मैच्योर हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल जब ज़्यादा होगा जिस दिन, उस दिन इसके अंदर ओवुलेशन होता है। और ओवुलेशन होता है तो ये ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ग्रेफिन फॉलिकल फट जाता है और इसके फटने से ये ओवम जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर रिलीज होती है और ये ओवम फिर फनल के द्वारा अंडाशय से रिलीज होती है और जो ओविडक्ट जो होती है, ओविडक्ट के अंदर ये ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है। अब ओवम के रिलीज होने से ये ग्रेफिन फॉलिकल क्या हो गया, खोखला हो गया। तो ये खोखली रचना जो होती है ये कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ग्रेफिन फॉलिकल जो है ये तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है और वो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। क्योंकि बाई चांस ये जो ओवम रिलीज हुआ इसका यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा और इस डिप्लॉइड जाइगोट में क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जब आ जाएगी उसमें ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ प्रत्यारोपित हो जाता है और प्लेसेंटा नामक रचना बन जाती है और ये प्लेसेंटा डिलीवरी तक बना रहेगा। प्लेसेंटा है वो भी अपने आप में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक तरह से टेम्परेरी ग्लैंड है जो प्रेगनेंसी के प्रारंभ में बनती है और डिलीवरी के पश्चात वो समाप्त हो जाती है। और प्लेसेंटा है वो भी कई तरह के हार्मोन्स सिक्रीट करेगा, है जिसके अंदर जैसे प्रोस्टेरोन हार्मोन है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन है। तो जो जो प्रेगनेंसी पीरियड चलता है ये प्लेसेंटा है वो मेंटेन रहता है। अदरवाइज तो अबॉर्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, गर्भाशय में क्रमाकुंचन है वो रुक जाता है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, इसके अंदर फिर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लड के क्लॉट से ये स्ट्रक्चर भर जाएगी। इस ब्लड क्लॉट से भरी रचना ये कहलाती है कॉर्पस हीमोरेगिकम। लेकिन ये स्ट्रक्चर तभी बनेगी जब इस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम तक ये पीरियड साइकिल चलेगी, आगे की स्टेजेस नहीं बनती है। यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस केस में कॉर्पस ल्यूटियम ब्लड से भरी रचना में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कॉर्पस हीमोरेगिकम के नाम से जाना जाता है और अंत में ये स्ट्रक्चर है वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ के ये बहुत ही श्रिंक हो जाती है, छोटे आकार की हो जाती है और ये रचना कहलाती है कॉर्पस एल्बिकन्स। तो ये एक अंडाशय की एक साइकिल है और ये अंडाशय की साइकिल, ओवेरियन साइकिल हर मैमल्स में होती है। वैसे तो हर एनिमल्स में होती है, कोई ज़रूरी नहीं है वो मैमल्स ही हों, वो रेप्टाइल्स भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकता है, फ्रॉग भी हो सकता है, क्योंकि oogenesis का प्रोसेस तो सब में संपन्न होगा। लेकिन इसकी डिटेल स्टडी जो है वो मैमल्स के अंदर की गई है, विशेषकर प्राइमेट्स के अंदर, नॉन प्राइमेट्स के अंदर। तो इस साइकिल में आप देख रहे हो सक्सेसिव सीक्वेंस क्या होगी। सबसे पहले प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रिमोर्डियल फॉलिकल, it is converted into primary follicle, it converted into secondary follicle, it converted into tertiary follicle, and later on it modify into Graafian follicle, and after releasing the ovum the structure converts into corpus luteum. Corpus luteum filled with blood clots and it converted into corpus hemorrhagicum, and at last it shrunken down and it converted into corpus albicans. तो ये एक ओवेरियन साइकिल में होने वाली घटना है, ये एक तरह से oogenesis का भी प्रोसेस है। अब मैमल्स में क्या होगा, इस ओवेरियन साइकिल के साथ साथ गर्भाशय में भी चक्र होता है, यूट्रन साइकिल।
और एक्चुअल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये गर्भाशय में होने वाले चक्र से संबंधित है। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स में भी चेंजिंग होती है, वो मेमेरियन साइकिल के नाम से जानी जाती है। वेजाइना के अंदर भी चेंजिंग होती है, वो वेजाइनल साइकिल के नाम से जानी जाती है। लेकिन सारी जो इंसिडेंट हैं वो इस ओवेरियन साइकिल से क्या लिंक रखती है। बिना ओवेरियन साइकिल की स्टडी किए हुए आप और जो साइकिल है उसको स्टडी करने में आपको दुविधा होगी, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी। तो यहाँ पर यूट्राइन साइकिल है वो इस ओवेरियन साइकिल के साथ ही संबंधित है। अब मैं आता हूँ इस अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तुलना में काफ़ी जटिल है, क्योंकि फीमेल में गर्भाशय ऐसी स्ट्रक्चर है जो जिसकी रचना रोजाना बदलती है। आप 1 तारीख को देखो अलग तरह की स्ट्रक्चर है, 15 तारीख को देखो गर्भाशय की अलग तरह की स्ट्रक्चर है, 30 तारीख को देखो अलग तरह की स्ट्रक्चर है। यंग लड़कियों के अंदर इसकी अलग तरह की सिचुएशन है, अडल्ट में अलग तरह की सिचुएशंस हैं, बूढ़ी लेडीज़ के अंदर अलग तरह की सिचुएशंस हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अलग तरह की सिचुएशंस हैं। तो यहाँ पर यूट्रस की स्ट्रक्चर है वो रोजाना चेंज हो रही है। अब गर्भाशय की जो भित्ति होती है यूट्राइन वाल, इस गर्भाशय की भित्ति में 3 मेन आवरण होते हैं। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम के नीचे होती है मायोमेट्रियम, और मायोमेट्रियम है एक तरह की विसरल मसल्स है, क्यों गर्भाशय में एक्सपेंशन की बहुत कैपेसिटी है। अब फीमेल में जो गर्भाशय वो तो छोटे बैलून के ब्लेडर के जितना ही होता है, लेकिन कई बार जुड़ों बच्चे पैदा होते हैं, 3-3, 4-4 बच्चे पैदा होते हैं जिनका सबका वजन 8-10 केजी हो सकता है। अब इतने बच्चे इस छोटे से ब्लैडर के अंदर डेवलप हो रहे हैं तो ये गर्भाशय क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। इसके अंदर फैलने की अप्रत्याशित क्षमता होती है, इलास्टिसिटी बहुत होती है, और दैट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विसरल मसल्स। और इसके अलावा फीमेल में क्या होगा कि ओविडक्ट जो होती है वो अंडाशय के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, जबकि मेल के अंदर तो टेस्टिस से सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। लेकिन यहाँ पर फीमेल में अंडाशय के साथ अंडवाहिनी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में इंटरवेल है, खाली जगह है। और ये जो यूट्रस होती है ये एक पीरियोडिक साइकिल से गुजरती है। इसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है, इसके अंदर प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है, इसके अंदर प्लेसेंटा जैसी स्ट्रक्चर बनती है, ये एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भी कार्य करती है। तो कई तरह के इसमें फीचर्स हैं, और मेल के अंदर इस तरह की साइकिल्स नहीं होती है। इसलिए फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल की तुलना में काफ़ी जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और हार्मोन्स के द्वारा ये एक कोऑर्डिनेटेड वे में अपने आप कंट्रोल होता है। अब इस यूट्रस के अंदर सबसे बार पेरीमेट्रियम, इसके नीचे जो आवरण होता है ये मायोमेट्रियम जो कि मस्कुलर लेयर है, और इसके नीचे सबसे भीतरी जो आवरण है ये एंडोमेट्रियम है। और एंडोमेट्रियम ही वही जगह होती है जिसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस, प्लेसेंटा बनने की सारी परिघटनाएं, गर्भावस्था की सारी परिघटनाएं, एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन की सारी परिघटनाएं वो इस एंडोमेट्रियम में ही संपादित होती है। और इस एंडोमेट्रियम में भी 2 लेयर होती है, एक तो स्टेटम बेसिलिस जो कि मायोमेट्रियम के जस्ट नीचे हैं, और इसके नीचे होती है स्टेटम फंक्शनलिस। तो एक्चुअल में गर्भाशय का जो फंक्शनल जो लेयर है, फंक्शनल जो कवरिंग है वो एक्चुअल में ये स्टेटम फंक्शनलिस होती है, और इस स्टेटम फंक्शनलिस में भी चेंजिंग होती है, पीरियोडिक चेंजिंग होती है। इसी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होता है, इसी के अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, इसी के अंदर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है ये एक्चुअल में 3 पदों के अंदर संपन्न होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स। इसमें फर्स्ट फेज है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, इसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, और इसके अंदर गर्भाशय के एंडोमेट्रियम जो होती है वो टूट के सेपरेट होती है, एक तरह से वो जो इरोजन होता है, डेड जो कोशिकाएं होती है जिस अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, इसके अलावा जो कॉर्पस एल्बिकेंस जो स्ट्रक्चर है, लिम्फोसाइट्स हैं, WBC हैं, इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा कि बॉडी के बाहर स्रावित होता है ब्लीडिंग फेज के द्वारा। तो जब भी लेडीज़ के अंदर पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट होती है तो
सबसे पहली जो प्रावस्था है ये एक्चुअली मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानी जाती है। और मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में सेकंड जो प्रावस्था है ये कहलाती है फॉलिकुलर फेज। और वैसे देखें तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है ये फॉलिकुलर फेज का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें जो फॉलिकल्स की जो ग्रोथ है वो ब्लीडिंग फेज के दौरान ही एक्चुअल में स्टार्ट हो जाती है। और तीसरी जो स्टेज है ये कहलाती है इसके अंदर ल्यूटियल फेज। अब इन सारी स्टेज को इस फिगर के द्वारा मैं एक बार फिर डिस्कस करता हूँ। जैसे सबसे पहली जो प्रावस्था है दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज क्या होगा, इसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 3 दिन से लेके 5 दिन तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि लेडीज़ का हेल्थ कैसा है, लेडीज़ का न्यूट्रिशन कैसा है, लेडीज़ की हार्मोनल स्टेटस कैसी है, लेडीज़ की फिजियोलॉजी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग इस ब्लीडिंग फेज का जो ड्यूरेशन है वो 3 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, 3 दिन से कम भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्लीडिंग फेज होगा। और ब्लीडिंग फेज में क्या होगा, इसमें ये गर्भाशय का मैंने एंडोमेट्रियम की हिस्टोलॉजी भी दिखाई है। तो यहाँ पर ये जो जैसे पार्ट है यहाँ तक का, दिस इज ब्लीडिंग फेज। और ब्लीडिंग फेज में क्या होगा कि गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम तैयार हुई थी वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती है, गर्भाशय ग्रंथियाँ सिकुड़ जाती है, गर्भाशय में जो ब्लड वेसल्स होती है वो श्रिंक होती है, और जिस अंडे का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है वो कॉर्पस एल्बिकस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मृत जो रचनाएं हैं वो ब्लीडिंग फेज के द्वारा शरीर के बाहर निष्कासित होती है, और ये निष्कासन जो होता है ये मेंसेस के नाम से जाना जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। और स्टार्टिंग फेज में अब इस फिगर में आप देख रहे हो ये गर्भाशय मेट्रियम है, एकदम सिकुड़ी है। गर्भाशय की जो यूट्राइन ग्लैंड्स हैं बहुत छोटी है। अब 4-5 दिन तक ये पीरियड चलेगा, ब्लीडिंग फेज चलेगी। लेकिन इस ब्लीडिंग फेज के दौरान क्या होगा, साथ साथ में प्रिमोडियम का डेवलपमेंट भी चल रहा है। अब ये नहीं कि ब्लीडिंग फेज खत्म होगा और उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, ऐसा नहीं है। ब्लीडिंग फेज साथ साथ में चल रही है, और उसी के साथ साथ इस प्रिमोडियम सेल का डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इस ब्लीडिंग फेज के दौरान आपको अंडाशय के अंदर प्राइमरी फॉलिकल भी देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी फॉलिकल भी देखने को मिल सकता है, हाँ ग्रेफिन फॉलिकल नहीं मिलेगा। अब ये ब्लीडिंग फेज जब खत्म हो जाएगा 3-4 दिन, उसके बाद में फिर क्या होगा, ये फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी अपन कह सकते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग फेज है ये एक्चुअल में इस प्रोलिफरेटिव फेज का एक पार्ट है। अब क्या होगा कि जो जो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ, अब उसमें क्या होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन्स भी सिक्रीट होंगे, और इस ग्रेफिन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन्स भी सिक्रीट होंगे, और इन हार्मोन्स की प्रेजेंस के कारण क्या होगा, गर्भाशय की भित्ति वापस मोटी होती है। अब इस फिगर में आप देख रहे हो यहाँ पर गर्भाशय की एंडोमेट्रियम बहुत पतली है, अब ये एंडोमेट्रियम धीरे धीरे मोटी हो रही है। अब जो जो एंडोमेट्रियम मोटी होती है, इसकी जो यूट्राइन की जो ग्रंथियाँ होती है वो डेप्थ में जाती है, गर्भाशय की भित्ति में गहराई में चली जाती है। ये जो यूट्राइन ग्लैंड है ये ब्रांच टाइप की हो जाती है, एल्वियोलर टाइप की हो जाती है, कंपाउंड एल्वियोलर टाइप की हो जाती है, और फॉलिकुलर फेज तक आते आते अब देख रहे हो ये 14 डेज, क्योंकि जनरली ओवुलेशन जो होता है वो पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट होने के लगभग 14 दिन बाद में होता है। 14 दिन भी, 12 दिन भी हो सकते हैं, 13 दिन भी हो सकते हैं, 14 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग लेडीज़ में डिपेंड करता है कि उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है, हार्मोन का इम्बेलेंस कैसा है। लेकिन मिडिल डे जो है वो 14 डेज है, और 14 डेज के दौरान इसमें ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज होगा, और ओवम के रिलीज होने की जो परिघटना है ये ओवुलेशन के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस गर्भाशय के एंडोमेट्रियम मोटी हो रही है, और इस एंडोमेट्रियम में जो ग्रंथियाँ जो है ये ग्रंथियाँ गहराई में चली जाती है, शाखित हो जाती है, एल्वियोलर टाइप की हो जाती है। अब ये जो ओवम निकला, अब इस ओवम की 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो इस अंडे का फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में क्लीवेज का प्रोसेस
स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बनेगी और ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के साथ प्लेसेंटा नामक रचना के द्वारा जुड़ जाती है और प्लेसेंटा की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी और पीरियोडिक साइकिल है वो बंद हो जाता है। अब इस अंडे का यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो, सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये फिर कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस हीमोरेगिकम में कन्वर्ट होगा, कॉर्पस हीमोरेगिकम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा और लास्ट में ये मृत रचनाएं शरीर के बाहर निष्कासित होती है और ये ब्लीडिंग फेज फिर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम मोटी हो रही है। अब ये फॉलिकुलर फेज है, दिस इज फॉलिकुलर फेज और फॉलिकुलर फेज के बाद में ओव्यूलेशन के बाद में जो स्टेज है ये कहलाती है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है कि ओवम अब रिलीज हो गया और गर्भाशय की जो भित्ति है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, एक तरह से डंलप के गद्दे के समान ये रचना हो जाती है, हाईली वेस्कुलर हो जाती है, क्योंकि अंडे का जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए, विलाई जैसी रचना चाहिए, इसलिए गर्भाशय की भित्ति में विलाई होती है, प्लेसेंटा में भी विलाई होती है और इन दोनों की विलाई आपस में इंटरडिजिटेट हो जाती है और इस इंटरडिजिटेट स्ट्रक्चर को ही प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। इस प्लेसेंटा में टोटल 6 लेयर है, 3 लेयर गर्भाशय की भित्ति की होती है और 3 लेयर इस एम्ब्रियो की होती है। तो एक्चुअल में जो प्लेसेंटा है उसके 2 पार्ट है, फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट। मैटरनल पार्ट में भी 3 लेयर है, फीटल पार्ट में भी 3 लेयर है। अब ये प्लेसेंटा यदि बनेगा तब तो ये गर्भाशय क्या होगा, मोटा रहेगा और इसमें प्लेसेंटा है वो खुद एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, प्रोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी मेंटेन रहेगा। लेकिन अंडे का यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उस केस में क्या होगा, ये गर्भाशय ग्रंथियाँ वापस सिकुड़नी स्टार्ट हो जाती है, रक्तवाहिनियाँ वापस सिंक हो जाती है और ये गर्भाशय की जो भित्ति आप देख रहे हो ये यहाँ पर तो इतनी मोटी है, अब ये धीरे धीरे वापस पतली हो रही है और धीरे धीरे वापस पतली हो गई तो वापस ये जो इनिशियल स्टेज थी उसी स्टेज के अंदर ये आ जाएगी। तो ये इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 पार्ट हो गए, स्टार्टिंग का ब्लीडिंग फेज या मेंसेस, इसके बाद फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज और ओव्यूलेशन के बाद की जो प्रावस्था है ये कहलाती है ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पर ओव्यूलेशन से पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है और ओव्यूलेशन के बाद में प्रोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये हिस्टोलॉजिकल सीक्वेंस मैंने दिखाई है इस गर्भाशय की भित्ति की और ये हार्मोन लेवल्स का ग्राफ है। इसमें सारे हार्मोन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, केवल 4 हार्मोन्स में जो वेरिएशंस होती है पीरियड्स के दौरान वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसमें आप देख रहे हो ये येलो कलर में FSH हार्मोन्स मैंने इंडिकेट किया है, रेड कलर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स इंडिकेट किया है, ये केसरिया रंग में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को इंडिकेट किया है और ये नीले रंग में मैंने एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन हार्मोन है ये रिलेट किया है। अब इसमें जो FSH और LH जो है ये तो हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन और ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन जो है ये है अंडाशय के हार्मोन। हालांकि प्लेसेंटा भी इन हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। अब स्टार्टिंग में आप देख रहे हो कि FSH हार्मोन स्टार्टिंग में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब FSH हार्मोन की मात्रा जब ज़्यादा होगी उस केस में क्या होगा, oogenesis का प्रोसेस जो होता है वो स्टिमुलेट होता है, यानी ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, ग्रेफिन फॉलिकल्स बनती है। तो फॉलिकुलर ग्रोथ जो होती है oogenesis के दौरान वो FSH हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होती है, इसलिए इस हार्मोन को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। और फीमेल में ये oogenesis को स्टिमुलेट करता है और नर के अंदर ये शुक्राणु जनन को स्टिमुलेट करता है। अब जिस दिन, अब स्टार्टिंग में तो आप देख रहे हो इसमें स्टार्टिंग में FSH हार्मोन जो है इसकी मात्रा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ज़्यादा है, लेकिन जिस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की मात्रा FSH हार्मोन से ज़्यादा होगी या जिस दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होगा उसी दिन ओव्यूलेशन हो जाता है और ये घटना ओव्यूलेशन सर्ज के नाम से जानी जाती है। तो कई बार लेडीज़ में मान लीजिए आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इंजेक्शन दे दो, हार्मोन का इंजेक्शंस दे दो तो उसमें टाइम से पहले ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो जाता है। अब इस
फॉलिकुलर फेज के दौरान आप देख रहे हो ईस्ट्रोजन का मात्रा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ज़्यादा है, ईस्ट्रोजन की मात्रा प्रोजेस्टेरोन से ज़्यादा है, और ल्यूटियल फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन की मात्रा एस्ट्रोजन हार्मोन से ज़्यादा है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये एक्चुअल में फॉलिकुलर हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये एक्चुअल में ल्यूटियल हार्मोन है। और इन हार्मोन्स की बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो पीरियोडिक डिसऑर्डर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, मंथली जो साइकिल है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और अलग अलग फीमेल के अंदर अलग अलग उनकी फिजियोलॉजी होती है, अलग अलग उनके हार्मोन्स की मात्रा होती है ब्लड में, इसलिए जनरली देखा है कि फीमेल के अंदर पीरियोडिक डिसऑर्डर्स काफ़ी टाइप के पाए जाते हैं। अब ये पीरियोडिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं इस पे भी मैं संक्षेप में आपसे जैसे चर्चा करूँगा। तो जनरली लेडीज़ में जो सबसे पहली बार जो पीरियोडिक साइकिल जो स्टार्ट होती है उसको मीनार्क के नाम से जाना जाता है, और अंतिम जो पीरियोडिक साइकिल होती है उसको मीनोपॉज के नाम से जाना जाता है। और मीनार्क की जो प्रक्रिया है वो जनरली लड़कियों में 12-13 साल की एज में जैसे स्टार्ट हो जाती है, और विशेषकर जो मोटी लड़कियां होती है जो अंडे खाती है, मीट खाती है, एनिमल प्रोडक्ट ज़्यादा खाती है, उनके अंदर मीनार्क है वो पहले स्टार्ट होता है, अर्ली एज में स्टार्ट होता है। जो लड़कियां पतली होती है, जिनके घर में स्ट्रिक्ट माहौल होता है, जिनके पेरेंट्स आर्मी में सर्विस करते हैं, तो स्ट्रिक्ट माहौल होता है, पोषण नहीं मिलता है, मेल न्यूट्रिशंस नहीं मिलता है, खुला माहौल नहीं होता है, तो वहाँ पर ये देखा है कि फीमेल के अंदर मीनार्क का जो प्रोसेस है वो लेट भी स्टार्ट होता है। अब मोटी लड़कियों में ये साइकिल पहले स्टार्ट होता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि इनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, और जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल एक तरह से पेरेंटल कंपाउंड है। ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोस्टेरोन है, इन सभी हार्मोन का संश्लेषण कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा यदि ज़्यादा होगी तो सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन समय से पहले स्टार्ट हो जाता है, और सेक्स हार्मोन जब पहले बनेंगे तो ये पीरियोडिक साइकिल भी समय से पहले स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कुछ मेन टाइप में यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, जैसे एमिनोरिया। अब एमिनोरिया का अर्थ है कि इस तरह की जो कंडीशंस हैं उसके अंदर कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, ए मीन्स एब्सेंट, इसमें मेंसेस एब्सेंट है। अब एमिनोरिया है ये भी दो तरह का हो सकता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जो सिचुएशन है ये नॉर्मल है, यंग गर्ल्स है, मान लीजिए इसकी आयु 10-12 साल से कम की है, 5 साल की लड़की है, 8 साल की लड़की है, 10 साल की लड़की है, उसके अंदर ये पीरियोडिक साइकिल्स नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर इसको एमिनोरिया के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके गर्भाशय में जब बच्चा पल रहा है उस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी एमिनोरिया की सिचुएशन रहती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद में जब लेडीज़ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, स्तनपान करवाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जब तक वो करवाती रहेगी तब तक ये पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज़ है उसके अंदर भी एमिनोरिया की सिचुएशंस हैं। इसके अलावा ओल्ड लेडीज़ हैं जिनकी आयु 55 साल 60 साल हो गई है, उनके अंदर भी ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो रुक जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, तो ओल्ड लेडीज़ के लिए भी एमिनोरिया शब्द है वो यूज होता है। और ये सारी जो सिचुएशन है ये फिजियोलॉजिकल टाइप की होती है। अब सेकंड जो टाइप है इसमें वो है इसमें पैथोलॉजिकल एमिनोरिया। और पैथोलॉजिकल एमिनोरिया ये भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी एमिनोरिया और सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया जो होता है ये क्या होगा, यदि मान लीजिए लड़कियों में 13-14 साल तक यदि पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट नहीं हो, उस केस में मेडिकल चेकअप है वो बहुत ज़रूरी है। और प्राइमरी एमिनोरिया में क्या होता है, कई बार क्रिप्टोमिनोरिया की सिचुएशन हो सकती है, कई बार हाइमन है वो डेवलप नहीं होता है, कई बार वेजाइनल अपर्चर्स हैं वो डेवलप नहीं होता है, कई बार इनके जो मुलेरियन डक्ट हैं वो विकसित नहीं होती है, कई बार अंडवाहिनी है वो ब्लॉकेज हो जाती है। टीबी का इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस है यदि लड़की के अंदर, उस केस में ये सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा कसिंग सिंड्रोम है, इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स हैं,
थायराइड की मात्रा कम बन रही है, उस केस में भी ये प्राइमरी टाइप की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। और सेकेंडरी टाइप की जो सिचुएशन है ये क्या होगा, ये हाइपर थायरॉयडिज्म के कारण होती है, एसरमैन सिंड्रोम के कारण होती है, कोलमैन सिंड्रोम के कारण होती है, मेल न्यूट्रिशन के कारण होती है, टीबी की एडवांस स्टेज हो उस केस में ये सिचुएशन हो सकती है, कैंसर के कारण ये स्थिति हो सकती है, HIV वायरस के संक्रमण के कारण ये स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर पहली जो टाइप है एमिनोरिया, ए मीन्स एब्सेंट, और इस तरह की जो पीरियोडिक साइकिल होती है इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है, और ब्लीडिंग नहीं होती है उसके पीछे रीजन ये है फिजियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल। अब सेकंड जो टाइप है इसमें, सेकंड डिसऑर्डर्स, दैट इज ओलिगोमेनोरिया। और ओलिगोमेनोरिया में क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अनियमित होती है, इरेगुलर होती है, कभी 20 दिन से साइकिल जैसे आ रही है, कभी 25 दिन से आ रही है, कभी 35 दिन से आ रही है, कभी 40 दिन से आ रही है। तो अनियमित जो साइकिल होती है फीमेल के अंदर, वो घटना ओलिगोमेनोरिया के नाम से जानी जाती है। और इसके पीछे भी जो मेन रीजन्स हैं वो हार्मोन इम्बैलेंस हैं, मेल न्यूट्रिशंस हैं, थायराइड की डिसफंक्शनिंग है, इसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, वॉल्मैन सिंड्रोम हो सकता है, एसर सिंड्रोम हो सकता है। तो सिंड्रोम जब भी सिचुएशन होगी उस केस में ये स्थिति है वो डेवलप हो सकती है। और तीसरी जो टाइप है इसमें, दैट इज पॉलीमेनोरिया। और पॉलीमेनोरिया में क्या होगा, इसके अंदर फ्रीक्वेंट साइकिल होती है, फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। तो पॉलीमेनोरिया के अंदर फ्रीक्वेंट जब पीरियड जब आते हैं वो घटना पॉलीमेनोरिया के नाम से जानी जाती है। चौथी टाइप है इसमें हाइपोमेनोरिया। हाइपो में नाम से स्पष्ट है, हाइपो मीन्स लेस। और हाइपोमेनोरिया में क्या होगा कि ब्लीडिंग तो होती है लेकिन वो 1 दिन 1.5 दिन तक होती है, बहुत ही स्कैंटी जब ब्लड का डिस्चार्ज हो तो वो घटना हाइपोमेनोरिया के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट टाइप है इसमें मीनोरेजिया। हाँ, मीनोरेजिया में क्या होगा कि ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जनरली तो ब्लीडिंग फेज होता है ये 3 दिन से लेके 4 दिन तक जैसे होता है फीमेल के अंदर। अब कई बार ब्लीडिंग फेज मान लीजिए 6 दिन 7 दिन तक हो गया है और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। नॉर्मली तो क्या होता है 125 ml 200 ml ब्लीडिंग जैसे होती है फीमेल के अंदर। अब कई बार मान लीजिए आधा लीटर ब्लड है 5-6 दिन के अंदर निकल गया, उस केस में लेडी जो होती है वो एनीमिक हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और इसके पीछे मेन कारण क्या होता है कि जिन महिलाओं में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से ये मीनोरेगिया जैसी स्थिति है डेवलप हो जाती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होता है, रक्तवाहिनियाँ सारी रप्चर हो जाती है और बीपी हाई होने के कारण उसके अंदर अत्यधिक जो है ब्लीडिंग होती है। लेकिन इसमें साइकिल जो है वो रेगुलर रहेगी। ब्लीडिंग फेज है उसका ड्यूरेशंस बढ़ गया, ब्लीडिंग की मात्रा बढ़ गई और साइकिल है वो रेगुलर है, लेकिन ब्लीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मीनोरेजिया के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट जो कंडीशन है इसमें दैट इज़ मेट्रोरेजिया। और मेट्रोरेजिया में क्या होगा कि इसके अंदर जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन वाले दिन भी ब्लीडिंग होती है। जैसे मान लीजिए लेडीज़ के अंदर 1 तारीख को जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, 3-4 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल चली, उसके बाद में 14वें दिन जब ओव्यूलेशन होगा, अंडाशय से जब अंडा रिलीज होगा उस दिन फिर उसके अंदर मेंसेस होता है। तो कई बार लेडीज़ को ऐसे आभास होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर स्टार्ट हो गया और फिर 28वें दिन फिर मेंसेस होगा। तो नॉर्मली तो क्या है 1 तारीख को जैसे ब्लीडिंग हुआ, फिर अगले महीने की 1 तारीख को ब्लीडिंग हुआ। अब इसमें के अंदर क्या होगा, 1 तारीख को भी जैसे मेंसेस हो रहा है, फिर जिस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है उस दिन भी मेंसेस हो रहा है, फिर लास्ट में 28 दिन बाद में फिर मेंसेस हो रहा है। तो 2 मेंसेस के बीच में ओव्यूलेशन वाले दिन यदि ब्लीडिंग हो, ओव्यूलेशन वाले दिन यदि मेंसेस हो, तो उस तरह की जो स्थिति होती है ये मेट्रोरेजिया के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट जो टाइप है इसमें दैट इज डिस्मेनोरिया। हाँ, डिस्मेनोरिया का अर्थ है पेनफुल। कई बार लड़कियों के अंदर जब पीरियोडिक साइकिल स्टार्ट होती है तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा उनको पेन फेस करना पड़ता है। तो पेनफुल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है
उसको डिस्मिनोरिया के नाम से जाना जाता है। और ये पेनफुल जो साइकिल है ये भी 3 टाइप की हो सकती है। एक तो स्पास्मोडिक टाइप की, तो विशेषकर जो यंग गर्ल्स हैं जिनके अंदर पीरियोडिक साइकिल जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, 13 साल, 14 साल, 15 साल, तो उन तरह की स्थिति में क्या होगा कि उनकी जांघों के अंदर, उनके एब्डोमेन के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द की अनुभूति होती है। तो पेनफुल जो कंडीशन है ये स्पास्मोडिक, और ये विशेषकर यंग गर्ल्स के अंदर ये स्थिति पाई जाती है। दूसरी टाइप है इसमें कॉन्जेस्टिव। कॉन्जेस्टिव का अर्थ क्या होता है? जैसे सिकुड़ना। जैसे मान लीजिए कोई सूती कपड़ा है और सूती कपड़े में आपने मांड दे के उस कपड़े को जैसे आपने सूखा दिया, अब वो देखा होगा कपड़ा एकदम श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम कॉन्जेस्ट होती है, ऐसा आभास होता है जैसे गर्भाशय की भित्ति सिकुड़ रही है। तो सिकुड़ने से भी क्या होगा, हल्के दर्द की अनुभूति होती है और ये कॉन्जेस्टिव सिचुएशंस कहलाती है। और तीसरी जो टाइप है इसमें दैट इज़ मेम्ब्रेनस। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। और मेम्ब्रेनस में क्या होगा, ऐसे आवाज़ होता है जैसे चमड़ी उपाड़ रहे हो, हैं जिस तरह मरी गाय भैंसों में मोची जो होते हैं खाल उतारते हैं, खाल जैसे मांस से चमड़ा जैसे उतार रहे हैं, उस तरह ऐसा आभास होता है कि गर्भाशय के जो एंडोमेट्रियम है उसको कोई उतार रहा है। तो पूरी झिल्ली जैसे उतर रही है, इरोजन जिसको अपन बोल सकते हैं। तो पूरी झिल्ली जब इरोजन के रूप में जब उतरती है वो स्थिति कहलाती है मेम्ब्रेनस टाइप की। तो ये पेनफुल डिस्मिनोरिया। और लास्ट जो सिचुएशन है इसमें दैट इज़ मेनोपॉज। इसको रजो निवृत्ति भी बोलते हैं। और हर लेडीज़ के अंदर क्या होगा कि जो ओगोनिया है उसकी संख्या कांस्टेंट है। मेल में तो फिर भी इस वक्त 60 साल तक 65 साल तक बनते रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि उसका हेल्थ कैसा है, न्यूट्रिशंस कहता है। लेकिन फीमेल के अंदर तो ओगोनिया की संख्या फिक्स है। हर लेडीज़ में क्या होगा कि मान लीजिए 13-14 साल की एज में ओवुलेशन स्टार्ट हुआ और 50-55 साल तक ओवुलेशन चलता है, उसके बाद में ओवुलेशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हर महीने एक ओवम रिलीज होता है। और अपने ह्यूमन के अंदर 2 अंडाशय होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो एक महीने ओवम राइट साइड की ओवरी से निकलता है, दूसरे महीने लेफ्ट साइड की ओवरी से निकलता है, फिर तीसरे महीने राइट साइड की ओवरी से निकलता है, चौथे महीने लेफ्ट साइड की ओवरी से निकलता है। तो मान लो उसके अंडाशय में 500 ओगोनिया हैं, इसका मतलब उस लेडीज़ में अपनी लाइफ के अंदर 500 अंडे रिलीज होंगे। हर महीने एक अंडा रिलीज होता है जनरली, और कई बार एक से ज़्यादा अंडे भी रिलीज हो जाते हैं। वो स्थिति सुपर ओवुलेशन के नाम से जानी जाती है। और सुपर ओवुलेशन जब होता है तो उस केस में जुड़वा बच्चे होने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो फीमेल के अंदर स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको मेनोपॉज के नाम से जाना जाता है। लेकिन मेनोपॉज अचानक नहीं होगा। अब ये नहीं कि लेडीज़ की आयु 50 साल होगी और पीरियोडिक साइकिल बंद होगी, ये धीरे धीरे होता है। ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, साइकिल इरेगुलर हो जाएगी। साइकिल आ गई, फिर 2 महीने नहीं आई, फिर तीसरे महीने आ गई, फिर 5-6 महीने लगातार चली, फिर साइकिल बंद हो गई। कई बार 6-6 महीने तक पीरियोडिक साइकिल बंद हो जाती है। तो ये धीरे धीरे जो है स्टॉपेज होता है, इरेगुलर हो जाती है, पीरियोडिक साइकिल इरेगुलर हो जाती है, ब्लीडिंग फेज का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, 2 साइकिल के बीच में इंटरवल है वो बढ़ जाता है, 1 महीने बजाय 2 महीने 3 महीने। तो ये रजो निवृत्ति की जो स्थिति है ये धीरे धीरे होती है, और ये हर लेडीज़ में होती है। हर लेडीज़ को इससे गुजरना पड़ता है, और 50 से 55 साल की एज के अंदर ये प्रोसेस है वो जनरली ऑब्जर्व किया गया है। लेकिन आजकल शहरों में जो सोसाइटी जो रह रही है, अब शहरों में क्या है, लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल है। वहाँ पर रहने के लिए मकान नहीं है, लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, अच्छा पोषण नहीं है, पूरी ज़िंदगी है वो टेंशन से भरी है, सारे दिन भर स्ट्रगल। और नौकरी पेशा वालों की तो हालत और भी ख़राब है। क्यों रोज़ाना वो 100 किलोमीटर का भ्रमण है रोडवेज की बसों में, रेल के अंदर सफ़र करते हैं, न उनको प्रॉपर टाइम से खाना मिल पाता है, न उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिल पाता है। तो शहरों में ये देखा है कि बड़े मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पर बहुत ही स्ट्रगलफुल लाइफ जिनकी चलती है, बिजी लाइफ चलती है, उन महिलाओं के अंदर 35 साल के अंदर भी मेनोपॉज की स्थिति है वो देखी गई है।
और ये स्थिति बहुत ही घातक है लेडीज़ के हेल्थ के लिए और कंट्री के लिए भी, क्योंकि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है, राइजिंग है, वो उसके वहाँ पे यूथ पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा यूथ होंगे, यूथ से मतलब 25 साल के 20 से 25 साल के बीच के जो युवा, तो यूथ जब इस तरह रोगग्रस्त हो जाएगा तो वो कंट्री क्या राइज नहीं कर पाता है। आज पूरा यूरोप बूढ़ों का देश है। यूरोप में ठीक है, वो बूढ़े आदमी होते हैं, उनके पास अनुभव जरूर होता है, एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मसल पावर उनके पास नहीं होता है। मसल पावर तो यंग जनरेशन्स के पास ही है। तो ये इस तरह की स्थिति भी आजकल शहरों के अंदर देखी गई है और आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी भयावह होगी। तो कई बार अखबारों में आर्टिकल आता है, खाली होते गांव उफनते शहर। आर्टिकल एक आया है, खाली होते गांव उफनते शहर, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है वो तो खाली हो रहा है और युवाओं को चकाचौंध है, लग्जरियस लाइफ है, और शहरों की ओर वो आकर्षित होते हैं। तो शहरों के अंदर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके गांव हैं वो शून्य होते जा रहे हैं और शहरों के अंदर इस तरह की सिचुएशंस है वो फीमेल के अंदर जनरली देखी गई है। तो ये एक नटसेल में आज का अपना व्याख्यान, और इसका जो नेक्स्ट जो व्याख्यान होगा एस्टर साइकिल का, वो भी इसी तरह का ही है। उसमें भी ये सेम फिगर काम में आएगा, क्योंकि अंडाशय की जो फिनोमिनन है वो तो सेम है। वो चाहे ईस्टर साइकिल हो, चाहे मेस्ट्रुअल साइकिल हो, चाहे प्राइमेट की साइकिल हो, चाहे नॉन प्राइमेट की साइकिल हो, दोनों में इवेंट सेम होगी। लेकिन वहाँ पर इनका जो क्लासिफिकेशन है, वहाँ पर जो इनकी स्टेप्स है वो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि नॉन प्राइमेट में ब्लीडिंग नहीं होती है। ओवुलेशन उसमें भी होता है, ग्रेफेन फॉलिकल उसमें भी बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम उसमें भी बनता है, लेकिन वहाँ पर ब्लीडिंग फेज नहीं होती है। ब्लीडिंग फेज है ये तो केवल प्राइमेट के अंदर, प्राइमेट जो मैमल्स हैं उसके अंदर ये देखी जाती है। तो ये आज का अपना व्याख्यान मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इस व्याख्यान की काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स के द्वारा डिमांड आ रही थी। पाकिस्तान से डिमांड आ रही थी, नेपाल से डिमांड आ रही थी, ताइवान से डिमांड आ रही थी, यूएसए यूरोप से डिमांड आ रही थी कि आप इस टॉपिक के एक वीडियो है वो बहुत जल्दी रिलीज करें, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हैं और इसके अलावा हर फीमेल को पीरियोडिक साइकिल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें तो अडल्ट एजुकेशंस भी चलती है, क्लासें चलती है, लेकिन अपने यहाँ छोटी कॉलेज है, इस तरह का फ्री कल्चर भी नहीं है, तो यहाँ पर अडल्ट एजुकेशन की क्लासेस लगाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक है जो एंडोक्राइनोलॉजी में कोर्स में है, एम्ब्रियोलॉजी किताबों में कोर्स में है, और एक ये टीचर की ड्यूटी है कि इन साइकिल के हर छोटे छोटे पहलुओं को वो अपने स्टूडेंट से शेयर करें, डिस्कस करें। इसी की पूर्ति के लिए आज ये व्याख्यान मैंने आपके लिए तैयार किया है, एंड आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। एंड लास्ट में हमारे कॉलेज की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू very much.